क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो हम देख रहे हैं इसमें कि बायोडाइवर्सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप में से कई सारे लोगों को ये चैप्टर जो है वो दिल को छुआ है और आपने कुछ डिसाइड किया है कि हाँ, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को हम रोकेंगे, हम और प्लांटेशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, क्या होता है इविल कॉर्डेट, किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा पैदा होता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम जो है लेक्चर नंबर 2 को जब मैंने असाइन किया था तो मैंने कुछ आपको एमसीक्यूज दिए थे। तो जरा हम एक नजर मारते हैं कि उन एमसीक्यूज के सही आंसर क्या थे और किन बच्चों ने बिल्कुल सही सही उत्तर दिए हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है 4 के एनसीईआरटी पेज नंबर 258 के 258 नंबर पेज पर जाइए। और ये मैंने आपको जानबूझकर एमसीक्यू दिया है ताकि आपको ये बात का ध्यान रहे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। इस एमसीक्यू को ध्यान से देखिए और 12th क्लास एनसीईआरटी का पेज नंबर 258 खोलिए और आप देखिए कि कैसे जो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाकर दे देता है। तो आप देखिए इसका आंसर आ गया 4। ठीक है ना, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दिस इज अगेन ए क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। सीधा सीधा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पूछे गए, आपसे बोला है उसने कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर इसका है 4 के यानी ए, बी और डी स्टेटमेंट सही हैं और आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है। तो एनसीईआरटी 12th क्लास पेज नंबर 259, 260 और 261 वहां से ये सीधे सीधे स्टेटमेंट उठाकर दिए गए हैं बेटा। ठीक है, तो इससे क्या आइडिया लगा हमको? इससे हमें यह आइडिया लगा कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, यानी फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस अराइजेस फ्रॉम द एनसीईआरटी। और देखो बेटा, जब ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जाम में आ जाती है ना तो ये एनसीईआरटी से होने के बावजूद क्वेश्चन कठिन में पड़ जाता है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज बियॉन्ड एनसीईआरटी एंड दिस इज फ्रॉम बायोमेंटर्स क्लासेस के, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहा ना ये इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो आंसर इसका सही आंसर इसका 4 के, तो इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था मैंने, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगेन ए क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी से की दी गई इंफॉर्मेशन साधारण से दिखने वाली लाइनों से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए आंसर इसका है फर्स्ट पेज नंबर 260, पाई चार्ट ध्यान से देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको बेटा ये अच्छे से समझना होगा आपको कि एनसीईआरटी जो है वो कैसे क्वेश्चन पूछती है। अब इसके बिल्कुल सही सही उत्तर दिए थे अमित कलमकर ने, उमेश सरोज ने और स्टडी कमांडो, सही नाम नहीं मालूम हमें इनका, पर इन लोगों ने हमको बिल्कुल सही सही उत्तर दिए। बाकी बच्चों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है उन्होंने। तो बेटा देखो एनसीईआरटी को सही तरीके से क्या पढ़ना है, ये सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, उनमें से 3 क्वेश्चन ने आपको यह बतलाया कि एनसीईआरटी को साधारण बुक मत समझिए, इसी के डेटा का इस्तेमाल करके कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का खतरा किन चीजों से। तो आज का लेक्चर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस प्रकार से जो है वो एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उन प्रश्नों के आप उत्तर देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे इस मिनट के। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, आपको बताना है ये कि उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने पहली बार, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार जो है वो स्पीसीज रिचनेस, जिसने पहली बार जो है अपना स्पीसीज रिचनेस
और एरिया इसके बीच में इस संबंध को स्थापित किया था कि उन साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने पहली बार जो है वो एरिया एक्सप्लोर्ड एंड स्पीसीज रिचनेस उसके बीच संबंध को स्थापित किया था। और इस रिलेशनशिप में हमें किस प्रकार का ग्राफ मिलता है कि आपको सिंपल ग्राफ के बारे में बताना है। मैंने आपसे लॉग बेस्ड ग्राफ नहीं पूछा कि सिंपल जो ग्राफ मिलता है वो किस तरह का मिलता है कि यानी एक एक्सिस पे क्या होगा, एरिया होगा, वाई पे स्पीसीज होगी। तो यदि आप लॉग बेस्ड ग्राफ नहीं लेते हैं तो ग्राफ का शेप क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने पहली बार स्पीसीज रिचनेस और एरिया में संबंध बतलाया, और आपको बताना है कि ग्राफ किस शेप का मिलेगा यदि हम लॉग बेस्ड ग्राफ नहीं लेते हैं तो। ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने मैथ्स का क्वेश्चन नहीं किया आपसे, मैंने बायो का ही क्वेश्चन किया कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। आप मुझे ये भी बताएंगे कि आप बताएंगे मुझे कि जो है वो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है टिलमैन, के इन्होंने क्या बताया था कि टिलमैन ने क्या बतलाया था। ठीक है, व्हाट टिलमैन ने जो है वो व्हाट वाज द कंक्लूजन अबाउट ऑफ द टिलमैन का कंक्लूजन क्या था, उन्होंने क्या बतलाया था, आप मुझे ये बताएंगे कि आपको ये भी बताना है कि रिबेट पोपर हाइपोथेसिस देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। जिन्होंने रिबेट पोपर हाइपोथेसिस दिया उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये आप मुझे बताएंगे। समझ गए ना के मतलब ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं, तो आपको इनका आंसर करने हैं। प्लीज आंसर कीजिएगा, मैं आंसर चेक करूंगा आपका। ठीक है, चलिए तो बेटा आज हम बात करेंगे कि बायोडायवर्सिटी का जो लॉस है कि वो लॉस से हमें क्या फर्क पड़ेगा और क्यों लॉस हो रहा है। कि देखो पिछली क्लास में हमने काफी कुछ बात किया, हमने देखा था कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर बढ़ता चला आता है, जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर बढ़ता चला आता है वैसे वैसे अप टू ए लिमिट स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। और इसको बताया था किसने बेटा, इस साइंटिस्ट का नाम मैंने अभी पूछा आपसे। ठीक है, तो आपको बताना है कि साइंटिस्ट का नाम क्या है ना। मैं आंसर नहीं करूंगा बिट के, आप ये मत सोचना कि सर आप अगले मिनट सर आंसर कर देंगे। अब दूसरी बात बेटा ये कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि बायोडायवर्सिटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और हमने रिबेट पोपर हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक प्लेन के समान होता है और हर एक स्पीसीज एक जो है रिबेट के समान है। और यदि हम स्पीसीज का लॉस होता चला गया तो वास्तव में जैसे रिबेट के लॉस होने पर प्लेन कमजोर हो जाता है, वैसे हमारा इकोसिस्टम कमजोर होकर कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि बायोडायवर्सिटी का लॉस क्यों होता है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन कई बार उठता है कि जैसे बंदर से मनुष्य का विकास हुआ, जैसे मंकी से जो है वो ह्यूमन बींग्स बने, तो आगे क्या होगा, क्या जैव विकास रुक गया है? नहीं, जैव विकास तो लगातार चल रहा है। याद रखिए बेटा, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पर इंसान के इफेक्ट काफी ज्यादा करके, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट काफी अधिक करके, यानी ऐसा हो रहा है कि प्रकृति में ऐसा नहीं है कि प्रकृति में पहले कभी प्रजातियां खत्म नहीं हुई, पहले भी बायोडायवर्सिटी बनती थी, उसका लॉस भी होता था, लेकिन उसकी दर कुछ कम थी। मनुष्य ने उसकी दर को बढ़ा दिया, यानी ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है कि जो बायोडायवर्सिटी का जो लॉस था उसका रेट कई गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस बात में हमें संदेह है कि कोई नई स्पीसीज आगे पनपेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे बनेगी या नहीं बनेगी, कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। एंड इट इज वेरी डाउटफुल कि हम कह पाए कि कोई आने वाले समय में कोई नई प्रजातियां बनेंगी या नहीं बनेंगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रजातियों का या स्पीसीज का लॉस बड़े पैमाने पर हो रहा है। कि हर दिन जब आप सोकर उठते हैं कई प्रजातियां, कई स्पीसीज हमेशा के लिए इस अर्थ से चली गई होती है। मतलब हमेशा के लिए इस अर्थ से उनका चैप्टर क्लोज हो गया होता है। ऐसी कई प्रजातियां हैं, हर दिन ऐसा होता है, एवरी आवर, हर घंटे हर दिन ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए एनसीईआरटी में, व्हाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पेसिएशन, मतलब प्रजातिकरण से कोई नई प्रजाति बनेगी, जुड़ेगी, ये तो एक संदेहास्पद चीज है। ठीक है, इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज, के हमारी पृथ्वी का जो खजाना है, हमारी पृथ्वी का जो हमारी अर्थ का जो प्रजातियों का खजाना है, ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज है, उसमें कोई नई प्रजाति बनकर जुड़ेगी, ये डाउटफुल है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लगातार हमको हानि हो रही है, कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं लगातार। अर्थ की पृथ्वी जो है धरती मां या पृथ्वी की ट्रेजरी की हम बात करें, उसके भंडार की बात करें, वहां से हर दिन कई प्रजातियां गायब हो रही हैं हमेशा के लिए। ठीक है, द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट
has been declining rapidly and the accusing finger is clearly pointing to human activities. क्या अब हो ये रहा है कि हमारी पृथ्वी पर जो भी बायोलॉजिकल वेल्थ है, जो स्पीसीज हैं, वो लगातार गायब हो रही हैं और सबसे बड़ा इसका कारण है मनुष्य की एक्टिविटीज। और आपको बता दूं ये सब कुछ जो है वो कुछ 100 वर्षों में हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में जिस प्रकार से हमने औद्योगिकरण किया, हमने शहरों को बसाया है, एक बड़ा कारण यह भी है। लेकिन यदि हम बात करें आज के, हम कुछ 100 वर्ष पहले जाए तो पहले के समय में जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने इन्वायरमेंट से तालमेल बैठाकर रहा करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट करना सीख लिया है, तो अब हम जो है पर्यावरण की उतनी चिंता नहीं करते हैं। और हमने जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग किया है, हमने जिस प्रकार से जो है हमारे कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। अभी कल ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक बड़ी अजीबोगरीब एक्टिविटी देखने मिली है पोलर बियर्स में। जो ध्रुवी भालू होते हैं, वे पहली बार ऐसा हो रहा है कि ध्रुवी भालू अपने खुद के बच्चों को खा रहे हैं। सुनिएगा, गूगल कीजिएगा, आपको मिलेगी ये खबर के यानी जो पोलर बियर हैं वो अपने खुद के बच्चों को खा रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि पोल्स में बर्फ पिघल चुकी है और वहां पर जो एनिमल उस बर्फ में रहा करते थे, वहां मिलते थे, उन एनिमल्स को पोलर बियर शिकार करके खाया करते थे। लेकिन वो एनिमल धीमे धीमे वहां पर खत्म होते चले जा रहे हैं, वो काफी कम हो रहे हैं, बर्फ पिघल रही है यहाँ पे। अब वहां पर का पूरा जो पोल्स का जो बर्फ पिघलने से जो पूरा का पूरा जो वहां का इन्वायरमेंट था वो बदल रहा है। और उस बदलते इन्वायरमेंट में पोलर बियर जो है भूखा है, कई दिनों से भूखा है। तो पोलर बियर को जो है जब उसे भूख उसकी बढ़ती है तो क्या देखा गया कि जो मेल पोलर बियर ने क्या किया, उसने बच्चों का शिकार, अपने ही बच्चों का शिकार किया उसने, और फीमेल पोलर बियर का शिकार किया उसने, और वो खा रहा है। यानी सेम स्पीसीज अपने आप को ही खा रही है क्योंकि फूड नहीं है अवेलेबल वहां पर। ये और इसको लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि पोलर बियर में, स्पेशली व्हाइट पोलर बियर में, ऐसी चीज कभी देखी नहीं गई थी लेकिन अभी देखी जा रही है। क्योंकि ये क्या, इसका मतलब ये कि जो आपने क्लाइमेट चेंज किए हैं वो जीवों को खत्म करने के अलावा उनके अंदर बिहेवियर में भी परिवर्तन कर रहे हैं। एंड चेंजेस ऑल्सो ऑकर्स इन द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। और इसका कारण केवल ये ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखिए, डोडो जो है एक पक्षी है कि डोडो इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, एक पक्षी जो उड़ नहीं पाता, जो उड़ने में सक्षम नहीं था, फ्लाइटलेस बर्ड था। और एक जमाने में मॉरिशस जो है बड़ा सुंदर देश है, मॉरिशस में जो है ये बड़े पैमाने पर मिलता था यानी डोडो बर्ड वहां पर जो है बड़ा फेमस था। और तो और कई सारे सिंबल मॉरिशस के डोडो बर्ड के ऊपर बने हुए हैं, कई सारे सिंबल जो है वो डोडो बर्ड के ऊपर। मॉरिशस की कुछ करेंसी में भी डोडो बर्ड बना होता है। वहां का बड़ा फेमस पक्षी था ये, के फ्लाइटलेस बर्ड था। और क्या हुआ कि जो है वो कई सारे जो है वो पहले के जमाने में मॉरिशस जो एक बड़ा पॉपुलर जो है वो पोर्ट भी है, बड़ा पॉपुलर जो है वो एक आइलैंड भी है। तो वहां पे लोग पहुंचते थे घूमने के लिए। तो कई सारे सेलर्स जो कई सारे जो जर्मनी से, पुर्तगाल से और जो स्पेन से जो नाविक आया करते थे, जहाज लेके लोग आते थे, वो लोगों को ये डोडो बर्ड का मांस बड़ा अच्छा लगता था, वो इसको खाना पसंद करते थे। और ये पक्षी इतना भोला होता है कि ये पक्षी के ये इंसान को देखकर ये कभी भागता नहीं, के बाकी मुर्गा मुर्गी होगी तो भाग जाएंगे उठ के, परंतु डोडो बर्ड जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली था। यानी इंसान के आसपास रहने पर से कोई डर नहीं लगता था। साइंटिस्ट कहते हैं इसका ना डरना, डोडो बर्ड का ना डरना ही उसके लिए खतरे का कारण बन गया कि डोडो बर्ड को इंसान से कभी डर नहीं लगा उसको। वो पक्षी जो कि मॉरिशस के जो लोग थे उनके साथ ये रह रहा था, इसको ह्यूमंस की प्रेजेंस से कोई डर नहीं लगता था। और इस चीज का फायदा उठाया उन सेलर्स ने के, और जो पुर्तगीज, स्पेनिश जो सेलर्स वहां पे आए, उन्होंने इसको पकड़ के खाया और इसको वो स्नैक्स के रूप में, लंच में, डिनर में के इस पैमाने पर इसका शिकार किया उन्होंने कि ये बर्ड ही गायब हो गया। सोचिए, गायब, इतना खाया इसको, इतना मारा इसको कि ये बर्ड ही खत्म हो गया हमेशा के लिए। आज पूरी दुनिया में एक डोडो बर्ड नहीं है, मॉरिशस छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में एक डोडो बर्ड नहीं है, ठीक है। सच्ची कहानी है ये बता रहा हूं के, ये है डोडो बर्ड, इसको खत्म कर दिया है। फिर क्या लिखा देखिए, हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ द नेटिव बर्ड के। देखिए अब क्या हुआ,
ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में इंसान ने रहना शुरू कर दिया कि वहां पर उसने जो है वो अपना बकायदा, देखो वहां पर ऐसा नहीं था कि पहले कभी ह्यूमन बींग्स नहीं थे। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में वहां पर जो है वो पहले भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती थी, लेकिन जैसे कॉलोनाइजेशन की बात की हमने कि जो है वो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, अंग्रेज सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग वहां पहुंचे, आइलैंड पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर जो है कॉलोनीज बनाना शुरू किया, अपने घर बनाना शुरू किया, रहना शुरू किया उन्होंने वहां पर के। और उसने उस दौरान उन्होंने इतना शिकार किया उन्होंने कि उनके उस घर बनाने के कारण कई सारे पेड़ काट दिए गए, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, आवास नष्ट कर दिए गए और क्लाइमेटिक कंडीशन को भी इन्होंने अफेक्ट किया, जिसके चलते क्या हुआ कि तकरीबन 2000 से अधिक पक्षी जो वहां प्रेजेंट थे वे एक्सटिंक्ट कर गए, गायब हो गए उठ के। आयुसेन रेड लिस्ट के हमने कहा कि जो है वो आयुसेन की जो रेड लिस्ट है, याद रखिएगा रेड लिस्ट में ऐसे और एनिमल्स का जिक्र होता है जो एक्सटिंक्शन की कगार पर होते हैं कि विच आर नियर टू एक्सटिंक्शन, उनका पूरा का पूरा लिस्ट होता है। जो इंडेंजर्ड होते हैं वो लिस्ट होता है, रेड लिस्ट आता है के। और जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इस लिस्ट को तैयार करती है। इसमें बताया गया 2004 का है, रिसेंट वाला आंकड़ा चूंकि एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैंने नए आंकड़े बात नहीं किया के। तो 2004 का जो लिस्ट था उसमें उन्होंने बताया कि 784 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन जो है उनका हो चुका है, जिसमें कि 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट हैं जो पिछले 500 वर्षों में अटके। ऐसा कहा गया कि पिछले 500 वर्षों में तकरीबन 784 स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो चुका है, उसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं और 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 उसमें जो है वो प्लांट्स हैं। और कई बड़े रिसेंट एग्जांपल है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डोडो वर्ड जो है वो कहां का है, मॉरिशस का है, वो खत्म हो गया। डोडो वर्ड क्यों खत्म हो गया, मैंने आपको बताया इसको जो है वो खाने के लिए इसका शिकार किया गया और बड़े पैमाने पर इसका शिकार हुआ। सोचिए कि कोई तो ऐसा इंसान रहा होगा उसने आखिरी पक्षी काट के भी खा लिया होगा। मतलब आप सोचिए कि ये तो ऐसा बिहेवियर है जिस बिहेवियर को हम कैसे जस्टिफाई करें, समझ नहीं आता है कि एक पक्षी को आपने इस प्रकार नष्ट किया आपने उसको कि उस पक्षी का एक पूरी पृथ्वी पर एक वर्ड नहीं बचा वो। फिर हम कहते हैं कि हम इंसान हैं और समझदार हैं। फिर ऐसे जो है वो एक प्रकार से हम कहते हैं कि जो जिराफ के समान और घोड़े के समान दिखने वाला क्वेगा है अफ्रीका में, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, क्वेगा के साथ भी यही हुआ कि इसका इतना अधिक एक्सप्लॉइटेशन किया गया, इसका इतना अधिक इसका इस्तेमाल किया गया कि ये फाइनली इसकी रिप्रोडक्शन क्षमता कम होती चली गई। फिर जो नेचुरल कंडीशन में जो प्रेजेंट थे वो हिरण के चलते और दूसरे बकरियों के चलते वो कॉम्पीट नहीं कर पाए, धीमे धीमे ये खत्म हो गए इसके, तो क्वेगा खत्म हो गया। ठीक है, फिर जो लोमड़ी के समान दिखने वाला जो है एक मार्सुपियल जो है वो थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया का, वो भी खत्म हो गया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया गया, वो भी खत्म हो गया। फिर रशिया के अंदर स्टीलर सी काऊ, रशिया में रूस में स्टीलर सी काऊ जो है उसको भी जो है बड़े पैमाने पर जो है उसको मारा गया खाने के लिए के। बताओ इंसान को खाने को क्या चीजें नहीं है, इतनी सारी चीजें, लेकिन उसको वो पर्टिकुलर चीज को पकड़ खाना था के। तो रशिया में भी क्या हुआ, स्टीलर सी काऊ का बड़े पैमाने पर शिकार किया गया और उसको एक डेलिकेट मीट के रूप में प्रोजेक्ट किया गया और उसे खाया गया, खत्म, सब खत्म। और सबसे बड़ी बात है कि एक कारण और भी था कि इस स्टीलर सी काऊ को जो है सी अर्चिन, जैसे जैसे इनकी नंबर कम होने लगा तो सी अर्चिन का नंबर भी बढ़ने लगा। तो सी अर्चिन का इतना नंबर बढ़ गया कि इसने इसको नॉरिशमेंट लेने में दिक्कत पैदा किया उसने। तो कंपटीशन भी एक बड़ा कारण था और ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी एक बड़ा कारण था, जिससे कि स्टीलर सी काऊ जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। फिर अब लोगों को बड़ा शौक था भाई कि अपनी बहादुरी सिद्ध करने का। बहादुरी सिद्ध करने का तरीका ये, जंगल में जाइए, बंदूक लेके जाइए, 500,000 लोग साथ में लेके जाइए, जो ढोल बजाएंगे, टाइगर बाहर निकलेगा, टाइगर को देखकर जो है वो ऊपर पेड़ पे ऊपर बैठ जाइए, मचान लगा के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के उसे मचान बोलते हैं, और ऊपर से गोली मार दी टाइगर को। टाइगर मर गया, नीचे उतर आई कि हाँ मर गया, और टाइगर के गर्दन पे पैर रखकर फोटो खिंचाइए। आप देखिएगा इंडिया में किसी भी किले में जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे आप, जो राजस्थान के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, किसी भी आप फोर्ट पुराने किले में जाएंगे जहां पर की फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जिस किले को होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, आप देखेंगे राजा महाराजाओं ने क्या किया, उन्होंने जो है वो टाइगर का शिकार किया है और टाइगर के साथ फोटो खिंचाए, और वो फोटो लगे हुए हैं आज भी। चाहे भोपाल के जहानुमा पैलेस होटल में जाके देखिए आप, नूरसवा पैलेस होटल में जाके देखिए, आपके ग्वालियर के होटल में जाके देखिए आप, लगे हुए हैं। और
राजस्थान जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो तमाम तरह के हिरण हैं उनके गर्दन काट काट के जो है वो होटल में बीकानेर में एक होटल में रुका था, बड़ा फेमस होटल है वहां का, नाम भूल रहा हूं मैं, 5 स्टार कोई अच्छा सा होटल है। तो उस होटल में इतने सारे जो हेड लगे हुए हैं, यानी दीवारों पर जो है वो हर होटल के हर गलियारे में जो है वो 15 20 25 एनिमल के सिर लगे हुए हैं ट्रॉफी के रूप में। दुख होता है जब आप उस होटल के कॉरिडोर से निकलते हैं, दुख होता है कि इन एनिमल्स को केवल सिर लगा निकाल कर लगाने के लिए मार दिया गया। ये कौन सा शौक है? ये किस प्रकार की बहादुरी थी? ये शर्म आती है अपने पहले के लोगों पर जिन्होंने ऐसे शिकार किया। अब देखिए कि जो है 3 सब स्पीसीज टाइगर की, बाली, जावन एंड कैस्पियन टाइगर की 3 सब स्पीसीज है, तीनों खत्म हो गई। इतना शिकार किया कि तीनों की तीनों खत्म हो गई। ठीक है, देखिए यह है क्वेगा, अफ्रीका में मिलने वाला एक एनिमल है जो जेब्रा और हॉर्स के बीच का दिखाई पड़ता है। और ये जो एनिमल है इसका भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया गया, इसका भी शिकार किया गया, इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया गया, तो उसके चलते ये खत्म हो गया। ठीक है, फिर थैलेसेन, ये भी जो है वो हम देखते हैं कि जो ये जो है वो इसको साथ भी क्या हुआ, इसको भी जो है उसका भी शिकार किया गया इस काट के, और इसको भी जो है वो इसके जो रहने की जगह हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इससे ये भी कम हो गया और मर गया। ठीक है, फिर देखिए आप फोटोग्राफ है कि रशिया में ऐसे स्टीलर सी काऊ, बड़ा सा जो है वो सी क्रिएचर था, उसको मार दिया गया और मार के जो है वो केवल मीट के लिए उसे मार दिया गया। ठीक है, खत्म हो गया फाइनल, ये स्टीलर सी काऊ है, एक भी नहीं बचा आज। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं ये टाइगर है, आप देख रहे हैं कैस्पियन टाइगर 1970 में कैस्पियन टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया, बाली टाइगर 1940 में एक्सटिंक्ट हो चुका है, और जो है वो जावन टाइगर जो है 1980 के आसपास खत्म हो चुका है। और दीज आर द टाइगर, ये एक ऐसा टाइगर था जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का टाइगर था, जावन टाइगर के, ये खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो गया, नहीं बचा क्योंकि इसको मार दिया गया। ठीक, तो हम देख रहे हैं बेटा कि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर, ये सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि आज हमने टाइगर रिजर्व बनाया कि टाइगर को बचाना है। उसके लिए सोचिए, इस कभी सोचा नहीं होगा इंसान ने, आज के पहले वाले जो हमारे से पहले आदि मानव था जिसको टाइगर से डर लगा करता, टाइगर से खतरा लगा करता, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि टाइगर को बचाने की कोशिश इंसान ही करेगा कि भैया थोड़ा टाइगर तो बचे रह जाए। तो बच्चों को बताएंगे क्या, किताब दिखाएंगे बच्चों को, आने आज के 50-100 वर्ष बाद बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा जानवर हुआ करते थे हमारे अलावा और भी, हम तो जानवर हैं ही, हमारे अलावा और भी जानवर होते थे। बच्चा पूछेगा पापा कैसे होते थे जानवर, कैसे बताएं, बुक्स में देखने पड़ेगा। इसलिए प्रकृति को सहेजने की जरूरत है। तो द लास्ट 20 years alone, पिछले लास्ट 20 years alone has witnessed the disappearance of the 27 species के पिछले 20 वर्षों में जो है तकरीबन 27 प्रजातियां जो है वो डिसएप्टर हो गई। इनके केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शो दैट, यदि हम रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखें तो मालूम चलता है कि द एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम, सम ग्रुप लाइक एम्फीबिया एप्टर्स टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन के। तो यदि रिकॉर्ड्स को देखें तो मालूम चलता है कि जो भी एक्सटिंक्शन हो रहा है वो रैंडम नहीं है, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं, वो जरा में थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो वो एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच जाते हैं। एम्फीबिया उनमें से एक है। एम्फीबिया जो है सबसे अधिक जो है वो अपने एक्सटिंक्शन के करीब है, और दूसरी बात है एम्फीबिया जो है बड़े सेंसिटिव हैं, यानी कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो एम्फीबिया जो है वो सबसे पहले एक्सटिंक्शन तक पहुंच जाते हैं उठ के। फिर adding to grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction के। अब आप सोचिए कि आज की तस्वीर ये है कि 15,500 से अधिक स्पीसीज ऐसी है जो बिल्कुल कगार पे खड़ी है, यानी उनके 2 या 4 एनिमल बचे हैं, 4 या 10 एनिमल बचे हैं, यानी वो खाए तो सब खत्म। मतलब आज ऐसी प्रजातियां उस कगार पर पहुंच चुकी हैं जहां पर 15,500 प्रजातियां उस खतरे में हैं कि आज हैं, कल होंगी या नहीं होंगी ये हम भी नहीं कह सकते इनके, यानी वो एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखें प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल वर्ल्ड स्पीसीज के, अब देखिए कि ये हम जो प्रजातियां जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन पर पहुंच रही हैं कि जो लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, उसमें से 12% वर्ल्ड स्पीसीज हैं, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियन हैं और 31% जिम्नोस्पर्म में, प्लांट भी नहीं बचा। ठीक है, आप देखिए यानी जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो एक्सटिंक्शन का खतरा है उन प्रजातियों को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि 12% है वर्ल्ड स्पीसीज,
23% है मैमल्स के, 32% है ऑल एम्फीबियंस के, और 32% ऑफ एम्फीबियंस के, और 31% जिम्नोस्पर्म। ये परसेंटेज है जो बताता है जो एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच चुका है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या मनुष्य एकमात्र कल्प्रिट है जिसने जो सब कुछ खत्म कर दिया है? अरे हम ऐसा कहते हैं, क्या ह्यूमन बींग्स जो है वही हमेशा दोषी रहे? क्या पहले कभी हमने सुना है, हमने कई सारे धर्म ग्रंथों में पढ़ा सुना है कि प्रलय हुआ है, इस धरती में कई बार प्रलय हुआ है, और प्रलय होने पर जीवन को बचाया गया, फिर से जीवन ग्रो किया है। चाहे आप बाइबल पढ़ लें, आप चाहे कोई बुक पढ़ लें, आपके जहां पे भी हम देखें तो देखिए बेटा, कुछ बातें ऐसी हैं जो तमाम धर्म ग्रंथों में लिखी हैं और जो सच के करीब हैं के, और वो ये है कि कई बार इस पृथ्वी पर प्रलय हुआ है और खत्म हुआ है और दोबारा से धरती रिक्रिएट हुई है। एक्चुअली में ऐसा कहा जाता है, जिसको हम प्रलय पढ़ते हैं धर्म ग्रंथों में, साइंस कहता है कि हर बार कई बार ऐसा हुआ है जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर जो है वो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं और जीव मरे हैं। ऐसा पहले भी 5 बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है सर के साइंटिस्ट। मास एक्सटिंक्शन ऑकर्ड बिफोर ह्यूमन एग्जिस्ट के, यानी मनुष्य जब था नहीं के, जब ह्यूमंस था भी नहीं, जब मनुष्य था भी नहीं ना, तब भी मास एक्सटिंक्शन हुआ है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मास एक्सटिंक्शन जो है वो कैसे हुए, वो हुए कि जो धूमकेतु हैं, जो एस्ट्रॉइड हैं, वो हमारी अर्थ पर आकर टकराए के, यानी एस्ट्रॉइड अर्थ पर आकर टकराए हैं और उससे भी जो है वो जीवन खत्म हुआ है। उससे क्या हुआ, दिस कॉजेज डस्ट पार्टिकल दैट ब्लॉक द सन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के, और इन धूमकेतु के अर्थ पर टकराने से बड़े पैमाने पर धूल उड़ी, और वो धूल इतनी बड़ी थी कि बादलों की मोटी मोटी धूल की परतें बन गई, और इससे सनलाइट काफी समय तक अर्थ पर नहीं आ पाई, और धीमे धीमे अर्थ का इकोसिस्टम जो है वो खत्म होने लगा उठ के। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं हम इस एक इंडिकेटिव फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि एक धूमकेतु, एक थ्योरी है, ऐसा कहा जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो, जब जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट थे तब डायनासोर भी प्रेजेंट थे। जुरासिक एज की बात करते हैं हम। ठीक है, तो मैंने आपको जब प्लांट किंगडम पढ़ाया तो मैंने कहा था आपसे कि एंजियोस्पर्म जो है उनका उदय, कई साइंटिस्ट मानते हैं कि एंजियोस्पर्म वेयर द टॉक्सिक टू दी डायनासोर, वो डायनासोर के लिए टॉक्सिक थे इसलिए शायद मर गए। लेकिन आज भी वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह कहता है, जहां पर डायनासोर के कंकाल मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं, जहां पर भी डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, वहां पर एक अजीबोगरीब चीज और देखने मिलती है। वहां पर हमको ऐसे निशान मिलते हैं कि धूमकेतु एस्ट्रॉइड जमीन पर आके टकराए होंगे के। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एस्ट्रॉइड है ना, इन्होंने डायनासोर को खत्म किया है, पूरा का पूरा डायनासोर का पॉपुलेशन खत्म हो गया इन एस्ट्रॉइड के कारण के। देखिए है ना, एक जमाना था, और फिर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसे प्लांट का उदय हुआ जो एंजियोस्पर्म का उदय हुआ, उस एंजियोस्पर्म को जब इन्होंने खाया तो वो इनके लिए टॉक्सिक थे, उससे ये मर गए। अब इसमें तो इंसान का कोई रोल नहीं ना, यदि कोई एस्ट्रॉइड जमीन पे आके गिरता है तो इंसान का क्या रोल है उसमें कि कोई प्लांट जो है उसको कोई एनिमल खा के मर जाता है, इंसान का कोई रोल नहीं उसमें के। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि गुस्से से हमारी कमांडो आग बबूला हो गई, उसने कहा कि इतनी देर से सर आप हमको बोल रहे थे हम रिस्पॉन्सिबल है, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, कि इंसान ये कर दिया है। यू आर रॉन्ग सर, आप गलत है, क्योंकि आपने जो बताया अभी कि धूमकेतु गिरने से हुआ, और आपने अभी क्या बोला, आपने बोला कि 5 बार ऑलरेडी मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, बड़े पैमाने पर जीव मर चुके हैं 5 बार ऑलरेडी, हमारा नाम लगा रहे हो। वाई ब्लेम्ड, क्यों? चलिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं उसका। एक्चुअली में इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, उसने क्या किया, उसने जो एक्सटिंक्शन की जो दर थी, स्पीड है, उसको बढ़ा दिया। 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, 2 लोगों के बीच बात नहीं चली, झगड़ा है उनके बीच के। एक तीसरे आदमी ने काम किया हवा देने का, तेल डाली, हवा दे दिया, झगड़ा और बढ़ गया, झगड़ा और बढ़ गया। अरे ए ने कुछ नहीं कहा, बी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सी ने ए को बोला कि बी ने तेरे बारे में ये बोला, और बी को बोला कि ए ने तेरे बारे में ये बोला, और दोनों झगड़ पड़े। ये क्या है? ये माचिस वाला काम है कि माचिस बन गए। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपसे कि ह्यूमंस जो है उसने भी क्या किया, उसने जो है वो, ये बात सच है कि पहले भी प्रजातियां खत्म होती चली गई हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस किए जिससे कि परिवर्तन, जो एक्सटिंक्शन है वो तेज हो गया। देखिए आप ग्राफ बता के, ह्यूमन पॉपुलेशन देखिए, यानी इस ग्राफ में एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस ग्राफ का जो ऊपरी हिस्सा है ये है ह्यूमन पॉपुलेशन के, ह्यूमन पॉपुलेशन, और ये है एक्सटिंक्शन। मजे की बात ये, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सटिंक्शन बढ़ रहा है, प्रजातियां खत्म हो रही हैं। देखिए आप 1800 में ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी तो एक्सटिंक्शन भी कम था,
1900 में ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई तो एक्सटेंशन बढ़ गया, 2000 में पॉपुलेशन और बढ़ गई तो एक्सटेंशन देखिए बिल्कुल पीक पर पहुंच गया के। मतलब मनुष्य का बड़ा रोल है इसमें के। तो बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन रिसोर्सेस पर बोझ डाल रही है और इंसान पेड़ काट रहा है, जो है हैबिटेट नष्ट कर रहा है, उसके चलते पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है, उसके चलते एक्सटेंशन का दर बढ़ गया है। ठीक है, फ्रॉम ए स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड के, जब क्या किया हमने फॉसिल्स के रिकॉर्ड निकाले और पृथ्वी पर जो जीवन है उसके इतिहास को समझने की कोशिश की। हमने क्या किया, हमने फॉसिल्स जो होते हैं वो अतीत के बारे में बतलाते हैं हमको कि पहले क्या रहा होगा के। तो फॉसिल जो होते हैं वे, जैसे एक बड़ी मजे की बात है कि यदि आप रात के समय आप जो है वो बाहर निकलते हैं, आसमान की ओर देखते हैं और एक चमकता हुआ तारा देखते हैं। ठीक है, इमेजिन आप आसमान में चमकता हुआ तारा देखते हैं ना, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो रोशनी आप देख रहे हैं वो रोशनी आज की नहीं है, वो रोशनी कई हजार, कई वर्ष, कई सौ वर्षों की दूरी तय करके आप तक पहुंची है। एंड वो इतना दूर है कि कई लाइट ईयर्स के बाद वो यहां पहुंचा है। मतलब ये है कि आप जब तारों को देखते हैं ना, तो आप टाइम मशीन में बैठकर इतिहास को पीछे निहार रहे होते हैं, इतिहास में चले गए होते पीछे। कोई भी चमकता हुआ तारा जो था, हम क्यों कहते हैं, हम कहते हैं कोई व्यक्ति जो मर जाता है वो तारा बन जाता है, क्योंकि वो सिंपल से मर गया, मतलब वो अब नहीं है, इतिहास बन गया उसके। तो जो तारा है वो तारा इतिहास की निशानी है। उसकी जो रोशनी आप, जो स्टार की जो रोशनी आपको मिलती है ना, वो कई सौ, कई हजार वर्ष पहले चली होती है वहां से और अब तक पहुंची होती है। लगातार रोशनी चल रही है, लगातार पहुंच रही है अब तक उठ के, लेकिन जो डिस्टेंस है, टाइम डिफरेंस जो है वो हजारों वर्षों का हो सकता है। तो अब बात में से कि हमने फॉसिल्स को देखा और हमने इतिहास को, धरती के इतिहास को टटोलने की कोशिश की। हमें क्या मालूम चला, व्हीलर, लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक द वन we are currently witnessing have also happened earlier even before human appeared on the scene। के हमें मालूम चला कि जो बड़े पैमाने पर प्रजातियों का जो लॉस है, जो प्रजातियों का नष्ट होना है, ये पहले भी हो चुका है। इंसान जब नहीं था तब भी पहले हो चुका है। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड more than 3 billion years since the origin and diversification of life on the earth, there were 5 episodes of mass extinction of species। ठीक है, देखो बेटा ये आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट है के। मतलब जब 3 बिलियन वर्ष से अधिक पहले से यहां से जीवन की शुरुआत हुई है, वहां से लेके अब तक, आज की डेट तक जो है वो 5 मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब बड़े पैमाने पर 5 बार प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं और फिर से धरती बनना शुरू हुई है। और आपको बता दूं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मास एक्सटिंक्शन उस जमाने में जो हुआ ना, 90% तक स्पीशीज खत्म हो गई, 10% ने फिर से क्रिएट किया। जीवन अपनी राह खुद ढूंढता है, संघर्ष जारी है, लगातार चलता रहेगा वो। ठीक है, अब देखिए आपके 5 मास एक्सटिंक्शन की हम बात करें कब कब हुए इसके, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि तकरीबन जो है वो यदि हम 5 देखिए, अब हमारी ओरिजिन ऑफ अर्थ का हुआ 4,600 मिलियन ईयर्स अगो हमने कहा। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा जो है वो इसके बाद हमने कहा जो है क्या देखने बेटा, हमने देखा कि जो है अभी तक जो है वो 89% जो जियोलॉजिकल टाइम था तब तक कोई लाइफ नहीं था के। फिर लाइफ बनना शुरू हुआ, धीमे धीमे लाइफ बनना शुरू हुआ के। तो अब क्या देखा हमने कि जो 440 मिलियन ईयर्स अगो पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ, 300 मिलियन ईयर्स पहले दूसरा मास एक्सटिंक्शन हुआ के, 252 मिलियन ईयर्स अगो तीसरा मास एक्सटिंक्शन हुआ, 200 मिलियन ईयर्स अगो चौथा मास एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, और 65 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो 5वां मास एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, क्योंकि 5वां जो मास एक्सटिंक्शन था उसने डायनासोर को खत्म कर दिया, क्योंकि जुरासिक एज में डायनासोर्स थे, जुरासिक के बाद क्रिस्टेशियस आया और क्रिस्टेशियस में ही एंजियोस्पर्म का उदय हुआ, मैमल्स का उदय हुआ, और जुरासिक जो है वो मैमल्स डोमिनेट करना शुरू हुए, एंजियोस्पर्म भी क्रिस्टेशियस में डोमिनेट करना शुरू हुए। और ये 65 मिलियन ईयर्स को जो मास एक्सटिंक्शन हुआ उसी में डायनासोर, रेप्टाइल्स कई सारे खत्म हो गए उसमें। ठीक है, क्लियर। अब हाउ इज दिस 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, कि ऐसा कहा जाता है कि छठा एक्सटिंक्शन अभी कार्यरत है, काम कर रहा है, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड के। अब बात ये उठती है कि जो 6th एक्सटिंक्शन है वो कैसे डिफरेंट है। ये इसलिए डिफरेंट है कि यहां पर इंसान आ गया है, इंसान ने स्पीड को बढ़ा दिया है। एंड पहले के मास एक्सटिंक्शन में आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ ईयर का अंतर था के। एंड जो मास एक्सटिंक्शन जो है वो 440 हुआ, फिर 140 मिलियन के बाद अगला हुआ, देन उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि 48 मिलियन वर्ष दूसरा हुआ। फिर क्या देख रहे हैं कि इंसान ने क्या किया, इंसान ने दर को और बढ़ा दिया। The difference is in rate के, एंड मास एक्सटिंक्शन तो होते रहे पहले भी, लेकिन इस बार रेट बढ़ गया है, इंसान ने दर को बढ़ा दिया। द करेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100
to 1000 टाइम फास्टर देन दी प्री ह्यूमन टाइम एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर रेट के। ऐसा कहा जाता है आज जिस गति से, जिस स्पीड से आज प्रजातियां खत्म हो रही हैं, जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन आज जिस स्पीड से हो रहा है ना, इस स्पीड से पहले कभी नहीं हुआ है। आज की जो स्पीड है वो पहले की तुलना में 100 से लेके 1000 टाइम अधिक है। मतलब पहले एक प्रजाति, एक स्पीसीज गायब होती होगी तो आज 1000 स्पीसीज उसी टाइम में गायब हो रही। पहले एक दिए गए टाइम में एक स्पीसीज गायब होती होगी तो आज 1000 स्पीसीज उसी टाइम में गायब हो रही है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। Ecologists warn that if the present trend continue, nearly half of all the species on the earth might be wiped out within the next 100 years. के इकोलॉजिस्ट चेतावनी देते हैं, वो कहते हैं कि यदि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अगले 100 वर्षों में आधी से अधिक स्पीसीज जो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं वे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मोर देन 50% स्पीसीज जो है वो हमारी अर्थ की अगले 100 वर्षों में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हम अकेले रह जाएंगे कि एक दिन यदि चलता रहा और हम सुधरे नहीं तो हमारे लिए पृथ्वी इस प्रकार की होगी। हम अकेले होंगे, हमारे आसपास कोई पेड़ नहीं होगा, कोई पौधा नहीं होगा, हमारे आसपास कोई पक्षी नहीं होंगे, हमारे आसपास जो है वो सब खत्म हो चुका होगा। पता नहीं हम कैसे जिंदा रहेंगे, नहीं मालूम के। लेकिन यदि किसी प्रकार से हमने मैनेज किया कि हम जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ हमने क्रिएट कर लिया, बना लिया हमने, ठीक है, चलिए हमने मशीन बना ली कि सोलर एनर्जी को मशीन ट्रैप करती है और फूड को डालती है। हमने कहा ग्रीन प्लांट नहीं चाहिए हमको, मशीन तैयार की, कोई बड़ी बात नहीं, मशीन तैयार की हमने और वो सोलर एनर्जी को लेके फूड को बना देती है। लेकिन तब भी हम अकेले हैं। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. तब भी हम अकेले। तो ये जो सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई पक्षी नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए ना इस पिक्चर को थोड़ा सा मन से सोचिए इसको कि व्हाट काइंड ऑफ सीन इज दैट, कि कुछ नहीं है आसपास, खत्म, सब खत्म है, के सुनसान एकदम। के ऐसे रहना पसंद करेंगे क्या आप? कोई पसंद नहीं करेगा ऐसे रहना। ठीक है, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू के क्या होगा बेटा के, अब किसी एरिया में, मान लो किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो उससे क्या होगा? नंबर एक, प्लांट का प्रोडक्शन घट जाएगा, डिक्लाइन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, प्लांट की स्पीसीज भी खत्म हो रही है, तो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन घट जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर जो फूड है, फूड प्रकृति में कम होने लगेगा। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस सच एज ड्रॉट के, और जो एनवायरमेंट है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, कि मतलब पर्यावरण जो है छोटे छोटे परिवर्तनों में बड़ा डैमेज होगा, इकोसिस्टम जो है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सूखा आया, अधिकांश क्रॉप खत्म हो गई, अधिकांश एनिमल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी जो है वो, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल के, मतलब कई तरह की बीमारियां होंगी, ऐसी बीमारियां होंगी जो पहले कभी सुनी नहीं होंगी। जैसे कि अभी हमने कहा नोवेल कोरोना वायरस के, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, क्या है कोरोना वायरस? जो है वो फ्लू के वायरस हर बार नए नए आ रहे हैं, क्योंकि हमने ग्लोबल वार्मिंग किया, हमने क्लाइमेट को चेंज किया, इसलिए वायरस भी एक्टिवेट हो रहे नए नए फॉर्म में आ रहे हैं। तो कई तरह की बीमारियां होंगी, कई तरह की फंजाई पनपेंगी, जो कई तरह के इंसेक्ट जनरेट होंगे, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए और बाकी एनिमल के लिए और बड़ा खतरा पैदा करेंगे के। और वाटर का इस्तेमाल हुआ, पानी की कमी रहेगी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा हमको, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अफेक्ट कर जाएगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, तो फूड अवेलेबल नहीं रहेगा। तो मतलब जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने पर हमें भी बड़े बड़े खतरे होने वाले। ठीक है, क्लियर? याद रखिए कि बड़ी चेतावनी यह है कि द वर्ल्ड कुड बी डिसअपियरिंग, के दुनिया गायब हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यह वैसा है कि आपने सब कुछ नष्ट किया तो आप भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम इंडिविजुअल नहीं रह सकते हैं, कि हम बायोलॉजिकल इंटरेक्शन करने वाले जीव, दुनिया के सारे जीव आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है सिंपल सी बात है कि यदि
अर्थ खत्म हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी को सेव नहीं किया, सब जीव मर जाएंगे, तो हमारा भी नंबर है। ठीक है, अब यदि आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये ग्राफ आपको बतलाता है कि क्या हमको करना चाहिए और क्या दिक्कत वाला है। यहां पे इस ग्राफ के एक तरफ सारे के सारे दुश्मन हैं, ऑल आर एनिमीज, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी के एनिमीज है ये। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे ये बायोडाइवर्सिटी के जो है वो एनिमीज है। ठीक है, ऐसा बना दे राक्षस सबनेट के, ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी के एनिमीज के, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है ये फ्रेंड्स। ठीक है ना, जो बचाने की कोशिश करते हैं के, और ये है बायोडाइवर्सिटी का एरो के, ये बायोडाइवर्सिटी का एरो पूरा गया हुआ है। ठीक है, ठीक, मतलब ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने का क्या तरीका है। ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी लगातार तेजी से कम हो रही है, समय के साथ साथ के टाइम के साथ साथ समय के साथ साथ जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है, और आपको उसको बचाना है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो एरो ऊपर से आ रहे हैं, मतलब आपने आवास नष्ट किया, आपने हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन किया, जंगलों को काट दिया आपने, जंगलों को काट दिया आपने, आवास को डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, एनिमल खत्म हो जाएंगे। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, अरे बीच जंगल में तुमने रोड बना दिया, एक बड़ा फॉरेस्ट था, आपने कहा हम जंगल नहीं काट रहे, हम तो एक रोड बना रहे हैं, ये हैबिटेट को आपने दो हिस्सों में बांट दिया है। ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहलाया। आज एक सड़क बनाई, कल को दो गली और निकाल दी उसमें से आपने के, तो हैबिटेट कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। जब हैबिटेट कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता है ना, तो उसका भी गंभीर प्रभाव पड़ता है एनिमल्स के ऊपर के। फिर मैंने कहा हैबिटेट डिस्टर्बेंस किया आपने, डिस्टर्बेंस डिस्ट्रक्शन किया आपने। अब डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन में फर्क ये कि डिस्ट्रक्शन में आपने हैबिटेट को, फॉरेस्ट को काट दिया आपने, जब मैं डिस्टर्बेंस वर्ड यूज किया मैं पहले इसको डिस्ट्रक्शन पढ़ लिया शायद। डिस्टर्बेंस का मतलब ये कि आपने क्या किया, आपने हैबिटेट में कुछ ऐसे एनिमल ले जाके छोड़ दिए जो वहां नेचुरली प्रेजेंट नहीं थे। आपने क्या किया, उस हैबिटेट में आर्टिफिशियली स्पीसीज को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे जैसे हमने कहा एक्सोटिक स्पीसीज को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे वहां का इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया। आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एनिमल का आपने शिकार करना शुरू किया, जब तक वो खत्म ना हो जाए आप शिकार करते रहे। ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया आपने, जैसे डोडो वर्ड के साथ हुआ। डोडो पक्षी को यदि कोई समझदार इंसान होता तो डोडो पक्षी को जो है वो मुर्गा मुर्गी समान कल्टीवेट करता, उनको बचाकर रखता। नहीं, मिला खा गए। कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये कितना संख्या में कम हो रहा है, कभी बचेगा कि नहीं बचेगा। पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ, ये सारे वो फैक्टर हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी कम कर रहे हैं। अब देखो बेटा, याद रख, दिमाग में डाल लो के, हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया आपने तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। हैबिटेट के छोटे टुकड़े कर दिया आपने, फ्रेगमेंटेशन कर दिया तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। हैबिटेट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। बाहर की स्पीसीज लाके छोड़ दिया आपने तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। के आपने एक ही स्पीसीज का अधिक शिकार किया, आपने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, आपने जंगलों को अधिक काटा, आपने किसी प्रजाति को आपने अधिक खाया, आपने डिस्ट्रॉय किया, कोई भी कारण से खत्म हो जाएगी। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। अब तरीका क्या है, हमारे कमांडो क्या करेंगे, हमारे अच्छे कमांडो जो है वो क्या करना चाहते हैं उनके, देखिए परिवर्तन जो है ना, किसी से उम्मीद मत कीजिए, खुद बन जाइए। हम अपने घर के आसपास करेंगे ना तो दुनिया में सब लोग अपने घर के आसपास 500 फीट के एरिया में, चलो जरा बड़ा नहीं, मैं तो बोल रहा आपसे 500 फीट, सिर्फ उतने एरिया में यदि पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे और हर आदमी अपने घर के आसपास ध्यान रखेगा, सब कुछ हरा हरा हो जाएगा। हर आदमी जिसके पास भी घर है उसके छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता बेटा, छत जो छत एक कटोरे के समान होती है, पानी गिरता छत का, पानी बहकर सड़क पर चला जाता है नीचे के, उस पानी को आप एक पाइप से जो है वो जमीन के अंदर कर दें आप उसको के, ताकि अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़े। देखिए आपको एरिया की सुरक्षा प्रदान करनी, आपको एरिया प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि ह्यूमन एक्टिविटी से वो एरिया डैमेज ना करे के। आपको प्रकृति को रिस्टोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको जो है वो जो भी इन्वायरमेंट का डैमेज हो गया वहां पे दोबारा फॉरेस्ट लगाएं, आप दोबारा से एफॉरेस्टेशन करें यहाँ पे के, और आपको ऐसा करना पड़ेगा कि लालच ना करें, प्रकृति से उतना ही ले जितना प्रकृति दे सके आपको के, सस्टेनेबल यूज करें, आपके प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर आप तरक्की करें, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो अब हम पॉइंट उठाते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के, बायोडाइवर्सिटी लॉस की कॉजेज क्या होते हैं के।
द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज के आज हम कहते हैं कि स्पीसीज की गायब होने का जो बढ़ा हुआ दर है, जो रेट है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज के। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, 4 बड़े कारण है इसके लिए, और इन चारों बड़े कारण को हम बोलते हैं इविल कोऑर्डिनेट कहते हैं हमके। तो इविल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? मतलब ये है वो दैत्य है, ये वो राक्षस है, इसने की दुनिया की बायोलॉजिकल वर्ल्ड की कई सारी बायोलॉजिकल स्पीसीज को खत्म करने में रोल प्ले किया है। ये 4 बड़े कारण है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, क्लियर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ये बेटा बिल्कुल याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट के क्या कहा मैंने आपसे, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और जो मैं बाजू में दिखा रहा हूं ये आपके जो है IUCN के अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो है वो नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के IUCN के अकॉर्डिंग है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 4 बड़े कारण है इविल कोऑर्डिनेट में, हैबिटेट का लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आवास को नष्ट करना, उसके फ्रेगमेंट्स कर देना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, संसाधनों का अधिक इस्तेमाल करना, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, उसको हम जो है वो इंट्रोड्यूस स्पीसीज भी कहते हैं उनके, को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कई बार 2 प्रजातियां बड़ी क्लोज रहती हैं, यदि एक स्पीसीज गायब होगी तो दूसरी उस पर डिपेंडेंट भी खत्म हो जाएगी। एक एग्जांपल दीजिए, फिग बास्प डिपेंडेंट है, यदि किसी कारण से सारे फिग बास्प खत्म हो जाए ना तो फिग का प्लांट भी अपने आप खत्म हो जाएगा। फिग बास्प केवल फिग प्लांट पर सर्वाइव करते हैं उठ के, तो फिग बास्प खत्म तो फिग खत्म तो फिग बास्प खत्म हो जाएगा के, तो इसे बोलते हैं हम एक्सटिंक्शन कैस्केड। देखो मतलब वही है के, यानी यहां पर क्या लिखा हमने लिखा एलियन स्पीसीज इन्वेजन एनसीईआरटी में लिखा है, और उसको हम इंट्रोड्यूस स्पीसीज भी कहते हैं, को एक्सटिंक्शन को हम एक्सटिंक्शन कैस्केड भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। देखिए तो अब देख रहे हैं आप इसमें कि क्या बड़ा कारण, देखिए अब बायोडायवर्सिटी लॉस के कारणों को यदि हम जोड़ें कि हम देखें कि बायोडायवर्सिटी लॉस के बड़े कारण क्या हैं, इनको हमने क्या किया, इनको परसेंटेज में शो किया। 37% बायोडायवर्सिटी लॉस का कारण है एक्सप्लॉइटेशन। आप जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका आप अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके उन रिसोर्सेज का आप ओवरबर्डन कर रहे हैं, उनका अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, डोडो पक्षी कैसे खाने के कारण खत्म हो गया हो, सोचिए स्टीलर सी काऊ खाने के कारण खत्म हो गया हो। कई मछलियां ऐसी हैं जिनका इतना शिकार किया गया कि वो मछलियां ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की कगार तक पहुंच चुकी हैं। 31.4% जो है वो हैबिटेट के डिग्रेडेशन और हैबिटेट आवास में जो परिवर्तन आ रहा है उससे हो रहा है। 13.4% हैबिटेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया आपने के। मतलब आप देखिए अब हैबिटेट मिला के कुल कितना हो गया, दोनों यदि 31 और 13 को मिलाया तो 44.8% के 44.8% का संबंध है केवल और केवल आवास से। मतलब आधे जो एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, बायोडायवर्सिटी का लॉस और उसका कारण लगभग जो है वो हैबिटेट है के। तो हैबिटेट का डिग्रेडेशन और चेंज, आवास का परिवर्तन और आवास को आपने कई हिस्सों में तोड़ दिया के, और आवास को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया। दोनों कारणों से 44.8% जो है वो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज 7.1%, बाहर की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया आपने 5.1% कारण है उनके, पॉल्यूशन 4% है, और डिजीज के कारण 2% जो है। सोचिए प्रकृति में सबसे बड़ा खतरा था एनिमल्स को डिजीज, वो केवल 2% है, बाकी बड़ा खतरा। तो अब देखिए इसमें एक्सप्लॉइटेशन ह्यूमन एक्टिविटी 31.4%, हैबिटेट डिग्रेडेशन ह्यूमन एक्टिविटी 13.4%, हैबिटेट लॉस ह्यूमन एक्टिविटी। आप जोड़ लीजिए 44.8 प्लस 37% के, आप लगा लीजिए अंदाजा कि तकरीबन जो है वो बड़ा हिस्सा के, यानी आप देखें 80% से ऊपर के तकरीबन 81.8 इतना ही आना चाहिए, 81.8% के आसपास जो है आप देख रहे हैं कि कारण जो है वो केवल और केवल ह्यूमन एक्टिविटी है। उसमें पॉल्यूशन भी ऐड करेंगे ना, पॉल्यूशन क्यों छोड़ दें हम, कोई डिस्काउंट थोड़ी ना लगा के, पॉल्यूशन भी हमने जो है वो जोड़ दिया उसमें के, पॉल्यूशन जोड़ दिया तो कितना होगा ये 81.8% में हमने 81.8% में 4% पॉल्यूशन भी जोड़ दिया हमने। फिर स्पीसीज कौन लेके आया, बाहर से आया, इंसान लेके आया, वो भी जोड़ दिया हमने के। अब आप सोच लीजिए कि 81.8 में 4 जोड़ा 85.8 हो गया, 5 जोड़ा हमने 90%, 90% तो भैया हम हैं सब जगह पे बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए, ठीक है, क्लियर। क्लाइमेट चेंज में भी हमारा रोल है, पर कभी कभी अपने आप भी ज्योग्राफिकल कारणों से बदलता है, तो हमने कहा चलो ठीक है डिस्काउंट ले लेते हैं वहां पे हम। तो अब बात करते हैं हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, आवास का नष्ट होना, फ्रेगमेंटेशन के। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा ना, एक जंगल था, जंगल पूरा आपने काट दिया, आपने ये हैबिटेट का लॉस हो गया।
जंगल के बीच में आपने सड़क बना दी, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया आपने, तो ये हैबिटेट का ये फ्रेगमेंटेशन हो गया है। जंगल में आपने कुछ पेड़ को काटा और दूसरे तरह के पेड़ लगा दिए, ये हैबिटेट का चेंज हो गया है। आपने काटा, काट के अपने खेत लगा दिए कि नहीं हम तो कर रहे हैं ग्रीनरी, हम तो आपने कहा नहीं हम तो काट रहे हैं जंगल और हम आम के पेड़ लगा रहे हैं, आम आएगा तुम भी आम खाना हम भी आम खाएंगे, बट यू नेचुरली डिस्टर्ब दी। आपने जो प्रकृति का जो बैलेंस था वो बिगाड़ा, आपने चेंज किया। आपने आपके सोचने से क्या होता है, प्रकृति का अपना समीकरण था, अपना उसका मैथमेटिक्स था, वो बदल दिया आपने। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ देखिए एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण मैंने बताया ना आपको बेटा, ये है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, एंड व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। आंसर इसका है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के। एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के reduced from 14% of the earth's land surface to 6% and being destroyed fast के। आप सोचिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है 14% के आसपास थे हमारी अर्थ पर, इनको इतना काटा इस व्यक्ति ने कि 6% बचे। और सोचिए ये अर्थ के लंग्स हैं, ये हमारी धरती के लंग्स हैं, इतना डिस्ट्रॉय किया, इतना काटा, 14% से 6% रह गए। और हर मैंने कहा ना, ब्राजील बोलता है ये तो मेरे हैं, अफ्रीका बोलता है तो मेरे हैं, हम तो काटेंगे, हमारी कंट्री में है। तुमने बाउंड्री बना ली तुम्हारी कंट्री, प्रकृति ने इतना बड़ा बेल्ट बनाया हुआ था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उसका कुछ नहीं। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द प्लेनेट, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ द स्पीसीज is being cut and cleared for cultivating soybean and for conversion to grassland for raising beef cattle। आप सोचिए बीफ को पालने के लिए, गाय भैंस को पालने के लिए घास उगानी है, घास के लिए अमेजॉन के फॉरेस्ट काट दिए, सोयाबीन उगाना है खुद के खाने के लिए, जानवरों के लिए, तो अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट काट दिए, सोचे बगैर कि जंगल ही तो काट रहे हैं, 4 पेड़ ही तो काटे मैंने। हर पेड़ अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, दरअसल आप जब जंगल काटते हैं ना तो बड़ी सुंदर तस्वीर सेंचुरी मैगजीन में पब्लिश हुआ था, नेशनल ज्योग्राफिक का एक जो है वो पब्लिश वर्जन है। सेंचुरी मैगजीन जो है उसमें जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक की तस्वीर जो है वो पब्लिश हुई थी, बड़ी सुंदर तस्वीर है। ये दर्द को बयां करती है कि कोई आपका घर छीनता है तो कैसा लगता है, कि वो पेड़ जो थे, जिन पेड़ों को आप काट रहे हैं ना, आप वास्तव में जो है एनिमल्स से उनके जीने का अधिकार छीन रहे हैं आपके। ऐसा यदि कोई आपके साथ करता है तो आपको कितना बुरा लगता है कि कोई आपको आपके घर को आए और पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। आप बच्चों के साथ घर में हैं, आप हैं, बच्चे हैं, घर में छोटे बच्चे, इमेजिन कीजिए कि छोटे छोटे भाई बहन हैं घर में, आप हैं, कोई आता है और जो है वो पूरा का पूरा घर तोड़ के चला जाता है, कि आप क्या करेंगे? आप वहां से कहीं और जाएंगे, है ना? दर्द होता है। आप सोचिए एनिमल्स का तो ऐसे ही हो रहा है ना, कि आप जंगलों में काट रहे हैं, काट के कॉलोनीज बना रहे हैं और बोल रहे हैं आपकी तेंदुआ दिख गया हमको। अरे भाई तेंदुआ की जगह पे तुम पहुंच गए हो, बोलते टाइगर दिख रहा। अरे भोपाल में भी सही हुआ, एक एरिया है बदबदा के पास, लोग कहते हैं टाइगर घूम रहा है, टाइगर घूम रहा है। अरे टाइगर की जगह पे तुम पहुंच गए भैया। बॉम्बे में बोरीवली का पास संजय गांधी नेशनल पार्क, खबर आती है मॉल की पार्किंग में एक तेंदुआ देखा गया। फला कॉलोनी के पार्किंग लॉट में एक टाइगर आ गया था। वन विभाग की टीम पहुंची, नशे का इंजेक्शन लगाया, उसको बेहोश किया, जंगल में छोड़ के आया उसको। क्यों? अब लोग कहते हैं अरे टाइगर देखो हमारे एरिया में आ रहा है। सच्चाई तो यह कि टाइगर के एरिया में आप पहुंच गए, वो तो बेचारा वहां रह रहा था जाने कब से। तुम ही अपनी कॉलोनी बढ़ाते 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 बढ़ाते, ग्रीनरी, हरियाली, हरियाली में जंगल, जंगल में क्या बोले आदमी, पहुंच गए वहां पे। उसका क्या, एक पेड़ काट दिया। कभी पूछा चींटी से? चींटी बोलेगी कि यार इस पेड़ में मेरे कई सारे अंडे थे। चिड़िया बोलेगी मेरा घोंसला बनाती मैं इसमें, मैंने आधा घोंसला बना चुकी थी, बच्चे देने वाली हूं, अंडा देने वाली हूं मैं। सिर्फ तुम्हारी धरती है क्या? कहां लिखा कि तुम कहां रजिस्ट्री निकाल के आ गए? तुम इंसान आपस में कागज पे लिख लेते हो कि ये तेरी जमीन, ये मेरी जमीन। जमीन से पूछा कभी किसकी जमीन? पता ही नहीं चला उस बैक्टीरिया, जमीन के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया को मालूम ही नहीं चला कि वो बिक गया। मैंने तुम्हारी जमीन खरीद ली, तुमने मेरी जमीन खरीद ली। ये बैक्टीरिया जमीन के अंदर जो सॉइल बैक्टीरिया, उसको पता ही नहीं चला बिक गया वो। अरे अब डॉक्टर गीतेंद्र मेरे मालिक हैं, हुजूर सलाम, मैं बैक्टीरिया मिट्टी में रहता हूं। नहीं ना,
ठीक है, अब आप सोचो ना कि सच में हम लोग कितने, मतलब मूर्खता की जो लिमिट होती है ना, उस लिमिट पर इंसान पहुंच चुका है ऊपर के। देखिए आप इस तस्वीर में साफ साफ कि जंगलों को ऐसे काटा आपने कि आपने वास्तव में एक एनिमल को खत्म ही कर दिया आपने के। दी पिक्चर ब्यूटीफुली शोज दैट व्हेन यू कट ए ट्री, एक पेड़ को काटते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ नहीं काटते हैं, आप कई एनिमल को भी काट डालते हैं साथ में आप। ठीक है, देखिए ये वो लोग हैं जो अमेजोन के फॉरेस्ट को काट रहे हैं। आप देखिए ये काट के बिल्कुल खत्म कर देने की कगार पे, कि जब लकड़ी निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, जगह बना रहे हैं आप बैठ के। आप देखिए कितना, कैसे वाइपिंग आउट रेन, ये रेन फॉरेस्ट का ब्राजील का रियल तस्वीर है कि कैसे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया लकड़ी वगैरह। देखिए कैसा हरा था पूरा का पूरा के, और इंसान ने इसको ऐसा कर दे के। सोचिए आप कितने जीवों का घर छीन गया होगा। ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देखिए आप, पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर सेम जगह की है, सेम एरिया, सेम लैंड। पहले क्या था, जंगल काटने के बाद क्या हो गया, और किसने किया, हमने किया, इंसानों ने किया। ठीक है, besides total loss, the degradation of many habitat by pollution also threaten the survival of many species। क्या टोटल लॉस के अलावा जो हैबिटेट का डिग्रेडेशन है उसमें पॉल्यूशन भी बड़ा रोल प्ले करता है, उससे भी जो है वो हैबिटेट अफेक्ट हो रहे हैं। When large habitat are broken up into small fragments, मैंने कहा ना कि एक बड़ा जंगल था, आपने उसके कई टुकड़े कर दिए, आपने सड़कें बना ली, उसमें आपने अलग अलग एरिया बना लिए आपने उसमें। ठीक है, due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habit are badly affected, leading to the population decline। के जब आप एक बड़े फॉरेस्ट को कई छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांट देते हैं, आप बीच में से रोड बना दिया आपने, दो हिस्से अलग अलग कर दिए। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार है ना, मैं बैतूल के पास, भोपाल से एक जगह है बैतूल के, मैं कार से जा रहा था, मैं कार खुद ही ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ मेरी फैमिली भी साथ में थी। तो देखा हम लोगों ने कि एक लोमड़ी जो है वो रोड क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह गई। थोड़ी देर बाद देखा हमने कि एक टाइगर भी रोड क्रॉस किया वहां से। फॉरेस्ट का एरिया है, रातापानी अभयारण्य क्या पड़ता है 7 मिनट के, टाइगर भी क्रॉस किया। हमने कहा रे जानवर भी रोड क्रॉस करते हैं, बट आज लगता है कि हम गलत थे, जानवर रोड क्रॉस नहीं किए, वो तुम रोड बना दिए इनके जंगल, वो तो जंगल उन्हीं का था, वो फॉरेस्ट उन्हीं का था, वे उसके मालिक थे, वहां रह रहे थे वो, तुमने रोड बना दिया बीच में से, दो हिस्से कर दिए लेफ्ट और राइट उसके, और बोलते रोड क्रॉस कर रहा है जानवर। महात्मा गांधी बोलते थे कि अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड, के पृथ्वी के पास इतना सब कुछ है कि हर आदमी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, बट नॉट एवरी मैन्स ग्रेड, पर हर आदमी के लालच को पूरा नहीं करती है। महात्मा गांधी बोलते थे कि इंसान लालची प्राणी है, लालच करता है, इसके चलते ही नुकसान होता है। अब बात करते हैं हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन की, बात करते हैं हम कि अति दोहन, हिंदी में इसको बोलते हैं अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, आदमी हमेशा फूड के लिए, अपने रहने की जगह के लिए प्रकृति पर डिपेंडेंट के, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब आपकी आवश्यकता लालच में बदल जाती है, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तब आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। आज आपको घर चाहिए, तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो घर बड़ा बड़ा बनाए, अब घर अच्छा घर बनाए, उन्होंने कहा देखो हम तो है ना अपने घर में सागौन की लकड़ियां लगाए खूब सारे के, पूरा वुड का काम है, मेरे घर में पूरा काम वुड का है। मैं क्लियर कर दूं के, जो कहता है मेरे घर में पूरा काम वुड का है, लकड़ी का काम, जबरदस्त काम कराया मेरे घर में, एक्चुअली व्हाट ही इज यूजिंग इन हिज हाउस लॉट्स ऑफ ट्री जो काट दिए गए, काट कर लकड़ी बनाई गई उनसे, वो आप यूज कर रहे हैं। अब कोई बोलता है यार हम तो ऑलरेडी मरे हुए पेड़ को लेकर आ रहे, पेड़ कहां मर गया अचानक से, जितना लकड़ी का सप्लाई है पूरा पेड़ काट काट के सप्लाई हो रहा है। साल के, सागौन के, ये बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ काट दिए गए पूरे। तो हमें लगता है कि एक दरवाजा जो है, बड़ा दरवाजा, सुंदर दरवाजा बनाएंगे, लोग बड़े अच्छा महसूस करेंगे, वाह क्या बढ़िया काम किया आपने, वाह। एक्चुअली यू पुट लॉट्स ऑफ डेड बॉडीज अराउंड यू, डेड बॉडी ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज,
पर्सपेक्टिव देखिए इसका कि बात इतनी सी कि मैंने कहा ना कि आदमी किसी जमाने में गुफा में फिर झोपड़ी में रहता था के थोड़ा सा घर बनाया उसने के मिट्टी गारे को के घर बनाया उसने। अब क्या है, अब वो घर के आकार से ये तय करता है कि कौन कितना बड़ा आदमी है। अच्छी बात है कि सोशल इम्पैक्ट अलग चीज है, इकोनॉमिक्स अलग चीज है। मैं इतना भर बोलता हूं कि आपके कारण प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन लास्ट 500 ईयर्स के स्टीलर सी का हुआ, पैसेंजर पिजन हुआ के ये केवल और केवल खत्म हुए हैं कि आदमी ने इनका अति शिकार किया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, इसको खाने के लिए मारने के लिए के मारा उसको के उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। Presently, many marine fish population around the world are over harvested के अभी क्या होता है मालूम है आपको, कभी नेशनल ज्योग्राफी पे देखना, डिस्कवरी पे देखना, आपको एक ना एक एपिसोड मिलेगा जिसमें कि वो समुद्र के अंदर जहाज जाता है और खूब सारी मछलियां पकड़ के लाते हैं। एंड वो जहाज लेके 20 समुद्र में पहुंचेंगे ओपन सी में और वहां पे जाल डालेंगे बड़ा सा और मशीन से खींचेंगे और ढेरों भर भर के मछलियां निकाल लेंगे। वो लालच है क्या है। इसीलिए एक बात याद रखना बेटा, यदि आपको लगता है कि सर इसमें तो बहुत चीज ऐसी है जो इम्प्रैक्टिकल है, हम क्या करें इसमें। नंबर एक, पहला जो काम आप कर सकते हैं, प्लीज डोंट लीव फूड के भोजन का उतना ही भोजन लीजिए जितना आप खा सकते हो, भोजन की बर्बादी मत कीजिए के। जब आप फूड की बर्बादी नहीं करेंगे तो वो फूड इनडायरेक्टली किसी ना किसी और को मिलेगा, ठीक है। तो खेती के लिए जमीन पर प्रेशर कम होगा, अधिक खेतों की आवश्यकता नहीं होगी, समझ रहे बात के। केवल आप जुडिशली आप अपना काम, आप वाटर को कम वेस्ट करें, फूड को आप जो है वो वेस्टेज ना छोड़ें, आपके केवल अपना काम आप जुडिशली करेंगे ना, आप बर्बाद किए बगैर, उसी में बहुत कुछ चीजों का भला हो जाएगा, ठीक। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन जो दुनिया भर की वो ओवर हार्वेस्टेड हो रही है, कमर्शियली एक्सप्लॉइट हो रही है, इसमें जैसे मैंने आपसे कहा। देखिए दिस इज ए फोटोग्राफ की जो शो करता है कैसे जो है वो, और देखिए इसमें जो है वो हम इंडियंस नहीं, ये यूरोपियन जो तमाम तरह के नाटक करते हैं ना, यूरोपियन लोग कहते हैं, अमेरिकन यूरोपियन कहते हैं कि ऐसा हो गया, डेवलपिंग कंट्री ऐसा कर रही है। अरे भैया हम तो अब शुरू हुए हैं, तुम तो करके खत्म करके बैठ चुके हो पूरा, और हमसे बोलते हो कि हम ऐसा करें। हालांकि हमको सोचना चाहिए, हमको उनसे कॉम्पीट नहीं करना चाहिए। मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो है वो सीधा BS6 को लॉन्च किया है। मोटर व्हीकल में जो है पॉल्यूशन का जो लेवल है, उन्होंने कहा नहीं B4 था पहले, B5 को मिस किया उन्होंने, B6 उन्होंने कहा नहीं जो इंटरनेशनल नॉर्म है उसी में चलेंगे। पॉल्यूशन जो है उसको कम करना पड़ेगा हमको के, हमको दूसरों से मुकाबला नहीं किया, हमको ये कहें हाँ वो गलती कर चुके हैं तो उस गलती से सबक सीख के हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, ठीक है। देखिए there are fewer fish in the sea than ever before के। देखिए पहले के समय में परसेंटेज ऑफ हाई सी फिश ईच ईयर के 1950 में आप देखिए कि मछलियों हार्डली समुद्र के बीच में जाके मछलियां पकड़ने का कोई ट्रेंड था ही नहीं, ऐसे जहाज थे ही नहीं, ठीक है। 1980 के आसपास देखने की मछलियों को पकड़ने के लिए लोग समुद्र के अंदर जाने लगे और बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़े जाने की 39% तक मछलियां कम हो गई एक्सप्लॉइटेशन बढ़ के। और आप देख रहे हैं कि 2006 में इतना बड़े पैमाने पर मछली पकड़ रहे हैं हम कि समुद्र के अंदर की 87% मछलियों को पकड़ कर हम खा गए हैं, खत्म कर दिए हमने। अंदर सोचो जमीन के ऊपर तो खत्म कर ही रहे थे हम, समुद्र को भी नहीं छोड़ा, वहां भी जाके खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन के, जो ऐसी, देखो मैंने कहा ना हर हैबिटेट का, हर आवास का अपना एक संतुलन होता है, वहां पे कोई दूसरा लाके छोड़ दो आप तो प्रॉब्लम है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप अपने मैं अब बड़ा आपको एग्जांपल देता हूं कि हम अपने घर में अच्छे से रह रहे हैं, हमारा छोटा भाई मैं, ठीक है, मान लो इमेजिन करते हैं मम्मी पापा सब अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। एक कोई व्यक्ति दूर का रिश्तेदार घर में आके रहना शुरू किया, अब उसकी आदतें सारी खराब, ठीक है, भाई को गलत चीज सिखाता है, वो पापा को गलत बोलता है, मम्मी को पापा के खिलाफ भरता है, ठीक है, आपको भी गलत चीज सिखाने की कोशिश करता है। एक आदमी ने आके घर का पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया उसने। आप बोलोगे ये आदमी कहां से आ गया, हमारे घर में झगड़ा कराने लगा ये आदमी आके। कई बार ऐसा, कई फैमिली में ऐसा होता है कि कोई एक आदमी आता है जो पूरा घर को डिस्टर्ब करता है। प्रकृति भी ऐसी है, प्रकृति में भी क्या होता है कि जो इकोसिस्टम उसमें यदि कोई बाहर की स्पीसीज लाके छोड़ दी ना, अब उस स्पीसीज का ना आगे का कोई है ना पीछे करके, हर स्पीसीज जो है फूड चेन का एक हिस्सा है और वहां की नेचुरल फूड चेन उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो वहां पे था ही नहीं। तो अब गड़बड़ शुरू होती है यहां से। देखिए
व्हेन एलियन का मतलब ये नहीं कि बाहर से लेके आ गए, एलियन का मतलब ये नहीं कि अंतरिक्ष से लेके आ गए, एलियन का मतलब है जो वहां पे नहीं थी कहीं और से आई है, ठीक है, बाहर ही बोलते हैं। एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पस, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव एंड कॉजेज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजिनस स्पीसीज। के कई बार क्या होता है, बाहर से लाई गई प्रजातियां जो जहां पे हम चाहे हमने जान के छोड़ा हो, चाहे बगैर धोखे से हमसे छूट गया हो, या हमने ऐसा सोचा ना हो, हमारा कोई इंटेंशन ना हो, तो कई बार वो इतना बड़ा खतरा बन जाती है कि वहां की लोकल स्पीसीज जो है वो खत्म होने की कगार तक पहुंच जाती है। जैसे देखिए द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, के पूर्वी अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को छोड़ा गया, ठीक है, एक तरह की मछली है। इससे क्या हुआ, इसने इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन टू द इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ द सिसलिड फिश इन द लेक। के इस, अब देखिए कहानी पूरी ये, इसकी पूरी कहानी ये है कि जो है यहां पे जो है वो जो लेक विक्टोरिया का जो झील है उसमें जो है वो किसको लाके छोड़ा गया, उसमें लाके छोड़ा गया इसको नाइल पर्च के, नाइल पर्च को यहां पे लाके छोड़ा गया बड़े आकार के। अब क्यों छोड़ा गया, कि लोगों को लगता है ये बड़े आकार की मछली है, इसको पकड़ के खाएंगे तो अच्छा है, फायदा है हमको के, तो लोगों ने क्या क्या कहा, भाई झील ही तो है, लेक विक्टोरिया लेक ही तो है, झील में एक नई मछली लाके उन्होंने छोड़ दी कि भाई इसका शिकार करके खाएंगे, ये बड़ी अच्छी मछली है, ठीक है। लेकिन इस मछली को छोड़ने का इंपैक्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता था, ठीक है। हुआ ये कि पहले देखिए, पहले जो है, पहले उस झील में जो सिसलिड फिश थी बड़ी सारी संख्या में थी, यह नंबर देखिए, नाइल पर्च को लाकर छोड़ा, धीमे धीमे नाइल पर्च का नंबर वहां बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते जो है इतना अधिक हो गया कि जो सिसलिड है वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की कगार पहुंच गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि चूंकि वो जो मछली थी नाइल पर्च, उसका कोई प्राकृतिक शिकारी या प्राकृतिक इको फूड चेन का वो हिस्सा थी नहीं यहाँ का, जैसे यहां पर आई उसको प्लेंटीफुल ऑफ फूड मिला और उसके ऊपर कोई शिकारी था ही नहीं उसका, तो वो लगातार ग्रो करने लगी, वो संख्या उसकी बढ़ गई, ठीक है। फिर यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोस्ड टू अवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेजिव बीड लाइक कैरेट घास, गाजर घास। इंडिया में मैक्सिको से गेहूं मंगाया था, साथ में गाजर घास के सीड आ गए, इंडिया में ऐसे बड़े वो कि आज जहां पर कुछ भी नहीं उग रहा है ना, वहां पे गाजर घास उग रहा है, किसी काम का नहीं है। एक सबसे मोस्ट ट्रबलसम लैंड बीट के सबसे खतरनाक, पूरा साइंटिफिक नाम इसका है पार्थेनियम हाइस्टोफोरस। पार्थेनियम हाइस्टोफोरस जो है वो कैरेट घास, हिंदी में गाजर घास कहते हैं, एक खतरनाक जो है वो लैंड बीट है। इसी प्रकार जो लैंटेना जो हमने कहा आपसे, और वाटर हाइसिन जो है जिसे हम इकोर्निया कहते हैं, ये भी खतरनाक वाटर बीट है। जलकुंभी आज बड़ी समस्या बन चुकी है, झीलों में इतना तेजी से ग्रो करती है कि झील के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम जाती है, तो उसके चलते बाढ़ आने लगती है। भाई जो पानी बह के पानी झील में जाएगा, अब झील में जलकुंभी वाटर हाइसिन ग्रो कर रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि झील की कैपेसिटी कम हो गई है, अब पानी सड़क पे आने लगा। जो वोट नेविगेशन जो होता है, जो नाव चलती है उसमें जलकुंभी फंस जाती है तो नाव पलट जाती है। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस, ये आईएमपी है, एग्जाम में आएगा, मैं कह रहा हूं एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा कि मैंने कहा आपसे कि अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस जो है उसको एक्वाकल्चर के पर्पज ने उसको जो है ग्रो करने के पर्पज से जो है वो लाया गया था और उसको हमारी रिवर में छोड़ा गया, इंडिया में रिवर में छोड़ा गया, अब हमारी जो नदियां हैं उनमें इसको छोड़ा गया। और इसने क्या किया, इस फिश ने क्या किया, जो हमारी लोकल जो कैटफिश थी, जो हमारी नदियों के अंदर लोकल जो कैटफिश प्रेजेंट थी, उनको उसने कॉम्पिटिशन में हरा दिया, इसने, ये आगे निकल गई, वो खत्म होने लगी वो, ठीक है। देखिए आप, हमने कहा आपसे कि देखो है ना, जो हमारा अफ्रीकन कैटफिश है, ये अफ्रीकन कैटफिश है, इसको हमारी नदियों में इंट्रोड्यूस किया गया और इसने जिस तेजी से इसने ग्रो किया, तो जो लोकल जो इंडिजियस कैटफिश स्पीसीज थी वो सब खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट, जो इविल क्वाड्रेंट का लास्ट है वो है को एक्सटिंक्शन, ठीक है। मैंने बताया बेटा, कई बार क्या होता है, दो प्रजातियों के बीच में इतना गहरा संबंध होता है कि यदि एक स्पीसीज गायब होगी तो दूसरी उस पर डिपेंडेंट अपने आप से खत्म हो जाएगी, ठीक। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way may also become extinct। जिसे मैंने आपको बताया, फिग प्लांट और फिग बास्प, यदि फिग बास्प खत्म होगा फिग प्लांट खत्म हो जाएगा, फिग प्लांट खत्म होगा तो फिग बास्प भी खत्म हो जाएगा, ठीक है।
मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, दो स्पीसीज के बीच में इतना गहरा कनेक्शन होता है कि यदि एक स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो दूसरी उस पर डिपेंडेंट अपने आप से खत्म हो जाएगी। When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meet to the same fate के यदि कोई ऐसा पैरासाइट है जो एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही ग्रो करता है, यदि वो होस्ट ही खत्म हो जाएगा तो पैरासाइट को भी अपने आप से खत्म होना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है वो है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअल, के मैंने बताया फिग एंड फिग वास्प बेस्ट एग्जांपल है इसका है। ठीक है, एक खत्म होगा दूसरा अपने आप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि कुल मिलाकर बात यह है कि हमने इविल कॉर्डेट को देखा, हमने कहा कि हैबिटेट हुआ, एलियन स्पीसीज इन्वेजन हुआ, देयर आर फैक्टर्स जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर सकते हैं। क्या लिखा है मैसेज में, लिखा हुआ है इट्स टाइम टू डू नॉट टू थिंक, सोचने के अलावा करने का वक्त आ चुका है। प्लांट सम ट्री टू सेव द वर्ल्ड। मैं कहता हूं बेटा आपसे कुछ मत करो जिंदगी में, एक जरूरी काम जरूर करो, जो ऋण है ना प्रकृति का, जो तुम पे कर्जा है वो चुका दो। कुछ पेड़ लगा के जाइए, पेड़ लगाइए, प्लांट्स कीजिए। ठीक है ना, आपने लगाए, आप में से जब मैंने आपसे एक बार मैंने कहा था आपसे कि आप मुझे बर्थडे पर विश मत कीजिए, आप मुझे हैप्पी बर्थडे सर मत बोलिए, आप मेरी तारीफ मत कीजिए, आपके कुछ मत कीजिए, आप केवल एक काम कीजिए, आप पेड़ लगाइए, अपना फोटो खिंचा के भेजिए। बायोमेंटर्स का पूरा वीडियो डाला हुआ है इसके ऊपर, एंड आपने एक दिन के अंदर आपने हजारों पेड़ लगा डाले। आपने सलाम है आप लोगों को, सबको सल्यूट है आप सब लोगों को। ऐसे तो लोग चाहिए बेटा। ये हरी है ना अर्थ, दोबारा हरी करेंगे, मैं नहीं करूंगा, हम सब। आप भी प्रेरणा पुंज हैं। आप संदीपन समझते हैं, एक दीप से दूसरा दीप जलता है, उसे संदीपन बोलते हैं। आप भी एक दीप हैं, ऐसे कई दीप को जलाइए अपने आसपास और इस प्रकृति को बचाइए। चलिए आगे मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा रेस्ट ऑफ द पोर्शन को। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सीखिए, आत्मसात कीजिए, केवल पढ़िए मत, ज्ञानी बनिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.